प्रीऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फर्स्ट आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया द कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया सीन इन प्रीऑपरेटिव पीरियड। जब प्रीऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होती है तो फर्स्ट दिखता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होने के कुछ निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि फेलियर टू इंटुबेट, फेलियर टू वेंटिलेट, pulmonary aspiration of gastric content and full stomach and depressed level of consciousness। इंटुबेट करने में विफल होना। देखिए, किसी भी एनेस्थेटिक के लिए वो सबसे बुरा समय होता है कि जब वह किसी मरीज को वेंटिलेट या इंटुबेट ना कर पाए, पर लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को, बहुत ज्यादा काम करके वो आते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो उसके कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एनेस्थेटिक पेशेंट को इंटुबेट या वेंटिलेट ना कर पाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एनेस्थेटिक किसी पेशेंट को वेंटिलेट नहीं कर पाता है तो उस पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि इंटुबेशन और वेंटिलेशन ना होने की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। दूसरा कारण है पल्मोनरी एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ऑपरेशन के दौरान किसी भी समय गैस्ट्रिक एस्पिरेशन हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता पेशेंट के स्टोमक के अंदर क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 घंटे के बाद भी कुछ कंटेंट रह जाता है और एस्पिरेशन होना आपका एनेस्थीसिया देते वक्त कभी भी हो सकता है, और एस्पिरेशन होना कभी भी किसी भी बेहोशी के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी एनेस्थेटिक के लिए। जो एनेस्थीसिया से जुड़ी मृत्युओं के जो कारण हैं उनमें से एस्पिरेशन एक निम्नलिखित कारणों में से माना जाता है। इसीलिए इसीलिए जब एस्पिरेशन हो जाता है किसी मरीज को तो तब भी उसको हाइपोक्सिया हो सकता है। फुल स्टोमक इज द रीजन और डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है, जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है और ये क्या करती है, दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। ये न्यूरोट्रांसमिशन को रोक देती है जिसकी वजह से कुछ एक्शन नहीं हो पाता है, तब भी हाइपोक्सिया हो सकता है। ओपॉइड्स, प्रोपोफोल, सीवोफ्लोरिन, डोपामिन, ये आप जो ड्रग्स यूज करते हैं ये भी हाइपोक्सिया के लिए जिम्मेदार हैं। बट ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि इन ड्रग्स की वजह से हाइपोक्सिया हुआ हो, बट लेकिन स्टडी के अनुसार ये माना जाता है कि इन ड्रग्स से भी हाइपोक्सिया हो सकता है। अब कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात की कर लेंगे कि जिसकी वजह से जो स्टोमक है वो डिले खाली होता है, यानी कि गैस्ट्रिक स्टोमक जो होता है उसको खाली होने में टाइम लग जाता है। उसके लिए जिम्मेदार है डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेक्रोसिस, पेन, एंजाइटी और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके बाद में साइन और सिम्टम्स क्या हैं हाइपोक्सिया के। एक तो है टेकिपनिया, यानी कि वो मरीज तेजी से सांस लेता है। कफ ड्यू टू लेरिंगोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म होने की वजह से कफ हो जाता है। ब्रोंकियोस्पाज्म और टेकिकार्डिया हो सकता है, सांसें बढ़ जाती हैं। वीजिंग्स हो सकती है। हाइपोक्सिया यानी कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और एक्सरे चेस्ट शोज इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि एक्सरे के अंदर जब एक्सरे कराया जाता है तो एक्सरे के अंदर एक्सरे में सफेद पैचेस दिखाई देते हैं और फ्लूइड भी दिख सकता है, क्योंकि अगर वो पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया है तो ये साइन और सिम्टम्स हैं हाइपोक्सिया के, जो पेशेंट में प्रीऑपरेटिव अगर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होती है और उसके दौरान अगर हाइपोक्सिया होता है तो ये साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि हाइपोक्सिया का मैनेजमेंट क्या है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कीप द पेशेंट नील ओरली एज पर द रिकमेंडेशन, यानी कि जो भी सर्जरी करनी है और उस सर्जरी के लिए एनेस्थेटिक ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं पेशेंट के लिए उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और एनेस्थेटिक के कहे अनुसार जितना टाइम उन्होंने दिया है उस टाइम से पेशेंट को नील ओरली रखना है। मोस्टली ज्यादातर 6 घंटे का खाली पेट रखने के लिए बोला जाता है। मेटाक्लोप्रोमाइड, आप उसको मेटाक्लोप्रोमाइड यानी मेटोक्लोप्रोमाइड पेरिनोम ड्रग आप उसको दे सकते हैं यदि एनेस्थेटिक ने नोट्स में लिखा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट बाय एंटासिड लाइक, आप पेशेंट्स को पीपीएच भी दे सकते हैं, यानी कि एंटासिड्स की जो ड्रग्स होती हैं वो भी मरीज को दी जा सकती हैं ताकि
स्टोमक के अंदर जो कंटेंट बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा एनेस्थेटिक मैनेजमेंट क्या है? एनेस्थेटिक मैनेजमेंट एनेस्थेटिक मैनेजमेंट के अंदर आता है ऑल हाई रिस्क पेशेंट्स फॉर एस्पिरेशन मस्ट बी प्री मेडिकेटेड विद एमसेट एंड रेंटेडिन। अगर हाई रिस्क पेशेंट है और एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो उसको प्री मेडिकेशन ड्रग में एमसेट और रेंटेडिन देना चाहिए, क्योंकि एनेस्थेटिक को पता होता है हमारे लिए कौन सा पेशेंट हाई रिस्क है और कौन सा पेशेंट हाई रिस्क नहीं है। अगर एनेस्थेटिक किसी ड्रग्स के लिए रिकमेंडेड करता है तो हमें ऐसे मरीज को 100% उनके कहे अनुसार एमसेट या रेंटेडिन देना चाहिए। दूसरा, रीजनल एनेस्थीसिया इज प्रेफर्ड ओवर जनरल एनेस्थीसिया। अगर पेशेंट फुल स्टोमक है और अगर पॉसिबिलिटी है कि जिस पार्ट की जहां की सर्जरी करनी है अगर वहां पर आप जनरल एनेस्थीसिया की बजाय रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जनरल एनेस्थीसिया को अवॉइड किया जाए और उस जगह पर जनरल एनेस्थीसिया की जगह रीजनल एनेस्थीसिया प्रेफर्ड किया जाए, ताकि पेशेंट को पूरी तरीके से सेफ रखा जा सके। इसके अलावा हम कोशिश कर सकते हैं प्रीऑक्सीजनेट करने की, क्योंकि यह रूल हमेशा फॉलो किया जाता है कि कोई भी जो मरीज होता है उसको इंट्यूबेट करने से पहले 3 से 4 मिनट के लिए प्रीऑक्सीजनेट किया जाता है। प्रीऑक्सीजनेट करने का फायदा ये होता है कि जो वाइटल्स 3 मिनट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए प्री ऑक्सीजनेशन विद 100% O2 फॉर 3 to 4 मिनट्स इज मैंडेटरी। यानी कि किसी भी पेशेंट को इंटूबेट करने से पहले हमेशा एनेस्थेटिक उस मरीज को 3 से 4 मिनट के लिए प्री ऑक्सीजनेट जरूर करता है। उसके बाद आफ्टर प्री ऑक्सीजनेशन इंडक्शन इज अकम्प्लिश्ड विद इंडक्शन एजेंट। जब एनेस्थेटिक उस पेशेंट को 3 से 4 मिनट के लिए प्री ऑक्सीजनेट कर लेते हैं तभी वो इंडक्शन को अकम्प्लिश्ड करते हैं और तभी वो अपने टेक्नीशियंस को बोलते हैं कि आप उस पेशेंट को इंडक्शन एजेंट दो और इसका इंट्यूबेशन परफॉर्म कराओ। क्योंकि कोई भी एनेस्थेटिक्स हमेशा जब अपने पेशेंट को असिस्ट करता है तो उन्हें ये पता लग जाता है कि इस मरीज के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है और वह एनेस्थेटिक अपने टेक्नीशियंस को हमेशा बता के चलता है कि इस पेशेंट में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है और किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है वो पहले से ही बता के रखते हैं। इसलिए हमें एनेस्थेटिक के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए, कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। इसके बाद में बात की जाएगी ट्रीटमेंट ऑफ एस्पिरेशन। अगर फिर भी एस्पिरेशन हो जाता है तो क्या करना है? इमीडिएट टर्न द पेशेंट टू वन साइड विद हेड लो पोजीशन। जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि पेशेंट को जल्दी से इमीडिएट वन साइडेड करके हेड लो पोजीशन कर देनी चाहिए। डू सक्शन टू प्रिवेंट फर्दर एस्पिरेशन। और इस पोजीशन में पेशेंट को करने के बाद में जल्दी से सक्शन करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, अगर एस्पिरेशन आप सुनते हो तो सक्शन रेडी हो जाना चाहिए। किसी भी एनेस्थेटिक को, किसी भी डॉक्टर को आपको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि आप सक्शन मशीन या सक्शन रेडी कर लीजिए। अगर एस्पिरेशन हुआ है तो सक्शन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। इसके बाद ऑक्सीजनेशन एंड सीपीएपी। ऑक्सीजन और सीपीएपी का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके बाद आपको ये रूल फॉलो ही करना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई देनी ही देनी है। अगर एस्पिरेशन हो गया है, एस्पिरेशन होने के बाद में कुछ स्टेप्स को भी आपको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि एंटीबायोटिक ड्रग्स। यदि आपको शक हुआ है कि एस्पिरेशन हो गया है तो अब पेशेंट को निमोनिया ना हो, उससे और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो, सेप्सिस ना हो, तो इन सब चीजों से रोकने के लिए आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक की शॉट्स भी देने पड़ते हैं स्ट्रेट में। उसके बाद अगर कुछ रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है तो आपको पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग्स भी देने होंगे अकॉर्डिंग टू एनेस्थेटिक्स, उनकी चॉइस के हिसाब से। अगर वो देने के लिए बोलते हैं डेरिफाइलिन दे दीजिए या इनहेलर्स
एंडोट्रेकियल ट्यूब से डाल दीजिए, और अदर किसी भी ड्रग्स का वो नाम लेते हैं तो आपको उन्हें यूज करना है। इसके बाद में स्टेरॉइड्स आप यूज कर सकते हैं, आप डेक्सा भी दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स में आप हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी और स्टेरॉइड को देने के लिए बोलते हैं तो आप उन्हें भी एनेस्थेटिक के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे मेन पॉइंट होता है जिसको आपको फॉलो करना है, वो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि जैसे अगर कोई एस्पिरेशन होता है तो मैं सबसे पहले पेशेंट को लेटरल पोजीशन में करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन ऐसी होती है, मैं ज्यादातर मैं गैस्ट्रो में केस कराता हूँ, तो वहां पे ज्यादातर पेशेंट को सडेशन दिया जाता है, और सडेशन देने पे पेशेंट को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रोंकोस्पाज्म होने के। पेशेंट स्पाज्म में चला जाता है, डिसेचुरेट हो जाता है, या कभी कभी गैस्ट्रिक कंटेंट निकल के आता है, क्योंकि पेशेंट ये बोलता है कि जी मैंने अभी 2 घंटे पहले जरा सा एक घूंट पानी पिया था। लेकिन वो मरीज उस पानी की वैल्यू को नहीं समझता कि वो हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है। और कभी कभी डॉक्टर्स भी ये बोल देते हैं कि हम जाके सक्शन कर लेंगे, आप पेशेंट को सडेशन दे दीजिए, या हम पहले डालते हैं फिर सक्शन करेंगे, सडेशन दे दीजिए। तो क्या है कि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पेशेंट डिसेचुरेट होने लगता है, तो तब मैं पेशेंट्स को, जब मेरे सामने ऐसी कंडीशन आती है एस्पिरेशन की, तो मैं पेशेंट को हमेशा लेटरल पोजीशन में करता हूँ। अगर हाइपोक्सिया होता है तो फिर सीधा मैं पेशेंट को वेंटिलेट करता हूँ, मास्क वेंटिलेशन कराता हूँ सक्शन करने के बाद। तो आप भी हमेशा इस पोजीशन को फॉलो करें। अगर एस्पिरेशन होता है तो हमेशा पेशेंट को लेटरल पोजीशन में करें, हेड लो करें और सक्शन करें। इसके बाद बात करेंगे एक और कंडीशन के बारे में जिसका नाम है हाइपरकार्बिया। इट इज डिफाइंड बाय एन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का बढ़ जाना। वो कैसे हो सकता है? हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, प्रॉपर मात्रा में जब हमारा मरीज वेंटिलेट नहीं हो रहा होगा। यानी कि हमने पेशेंट को वेंटिलेट पे तो डाला हुआ है, टाइडल वॉल्यूम भी हमने जितना अकॉर्डिंग चाहिए मरीज को उतना रखा हुआ है, रेस्पिरेशन रेट भी हमने सही रखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कारण होते हैं, या तो हमारा ब्रीथिंग सर्किट कहीं से किंक हो गया है, या फिर हमारी ट्यूब मुड़ गई है, या ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे हमने ट्यूब डाली है वो ट्यूब अंदर से, जहां मॉर्फियाइज होते हैं और एंड होता है ट्यूब का, वो कहीं अंदर टच हो रही है, या मॉर्फियाइज के ऊपर कोई सिक्रीशन जमा हो गए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है। तो ऐसे हाइपोवेंटिलेशन के कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हाइपरकार्बिया हो सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से भी हाइपरकार्बिया हो सकता है। एग्जॉस्ट सोडा लाइन, जो एनेस्थीसिया मशीन के अंदर CO2 एब्जॉर्बर सोडा लाइम लगा होता है, यदि उसका कलर चेंज हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो भी CO2 का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ सकता है। हाइपरथर्मिया, अगर पेशेंट को फीवर है, बुखार है, तो उसकी वजह से भी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर की वजह से भी आपके पेशेंट को हाइपरकार्बिया हो सकता है। इसके बाद में एक कंडीशन आती है हाइपोकैप्निया। इट इज ए डिक्रीज इन एल्वियोलर एंड ब्लड CO2 लेवल below the normal range 35 mmHg. It is almost always due to hyperventilation. देखिए हाइपोकैप्निया कब होता है? जब किसी भी कारणवश हम किसी मरीज को हाइपरवेंटिलेट करते हैं। हाइपरवेंटिलेट करने की वजह से उसके बॉडी के ब्लड के अंदर CO2 का लेवल कम हो जाता है, और एल्वियोलर लंग्स के अंदर भी CO2 का लेवल कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैप्निया। उसके बाद हमारे पास अगली जो कंडीशन आती है उसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर टेकिकार्डिया हो जाता है, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से टेकिकार्डिया हो जाता है। अब इसके कौन कौन से कारण होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में? देखिए, लाइट एनेस्थीसिया, यदि पेशेंट के अंदर बॉडी में जो आपने मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है, अगर उसका इफेक्ट कम हो गया है, या आपने उसको एनेस्थीसिया ही मसल रिलैक्सेंट ही लाइट दिया हुआ है, कम दिया हुआ है उसकी डोज के हिसाब से, तब भी उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा, रेस्पॉन्स टू लैरिंगोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन। हमेशा हम जब किसी भी मरीज का इंट्यूबेशन करते हैं, लैरिंगोस्कोपी करते वक्त हमेशा ही मरीज को बीपी बढ़ता है। हर पेशेंट में हमने ये देखा हुआ है कि ऐसा होता है। और हाइपरकैप्निया, ड्रग्स लाइक केटामिन, यदि
हम किसी मरीज को इंडक्शन एजेंट के रूप में केटामिन देते हैं तो वो ड्रग्स भी बीपी को इंक्रीज करती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन जो हमेशा हो सकती है एनेस्थीसिया के दौरान। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सॉरी प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है एनेस्थीसिया के दौरान, पोस्ट ऑपरेटिव नहीं है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में हाइपरटेंशन होने के कुछ और कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी अगली स्लाइड में बात करते हैं। पेन की वजह से ऐसा हो सकता है, हाइपरकैप्निया की वजह से भी हो सकता है, फुल ब्लैडर होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और इमरजेंसी डिलीवरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसमें बीटालॉक, एस्मोलॉल, डिल्जियम, ये दवाइयां जो हैं हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होती है? हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड प्रेशर इज बिलो द नॉर्मल रेंज। द नॉर्मल रेंज इज 120/80। अगर किसी कारण से मरीज का बीपी 90/60 आ जाता है तो उसको हाइपोटेंशन माना जाता है। अब इस कंडीशन के लिए हमें हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना चाहिए। वैसोप्रेसर ड्रग्स हमें यूज करनी चाहिए जिसके अंदर मेफेंट्रामिन और नॉरएड्रेनालिन वगैरह आती है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? जो सर्जन उस टाइम पे सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वहां पे ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो हम सर्जन को बोल सकते हैं कि सर हीमोस्टेसिस अचीव करिए ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जा सके। और ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, कुछ कारण ऐसे हैं जिनको जरूर देखा जाना चाहिए, जिसकी वजह से किसी भी रीजन से अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो हमें उस कारण को ढूंढना है और उस कारण को ढूंढने के बाद में उसका सॉल्यूशन करना है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन ठीक हो जाए। उसके बाद बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। मोर देन 80% ऑफ कार्डियक अरेस्ट अकर्स एट द टाइम ऑफ इंडक्शन इन ऑपरेशन थिएटर। यानी कि 80% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर उस समय पे होते हैं जिस समय पे हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे होते हैं, जब वहां पे हम अपने इंडक्शन एजेंट या और बहुत सारी ड्रग्स को यूज करते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में। इसके बाद बात करते हैं एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस। बहुत कॉमन होता है, ऐसा होती नहीं है, मतलब ये तो बहुत रेयर चांसेस हैं, सॉरी कॉमन चांसेस नहीं है, रेयर चांसेस होते हैं एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होने के। इनका जो इंसिडेंट रेट है वो 10,000 में से किसी एक पेशेंट को होता है, बट लेकिन अगर ये होता है तो बहुत सीवियर होता है जिसको भी ये रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन कैन अकर्स विद एनी ऑफ द ड्रग्स यूज इन प्रीऑपरेटिव पीरियड एक्सेप्ट इनहेलेशनल एजेंट। यानी कि जो प्रीऑपरेटिव टाइम पे, यानी कि जब हम मरीज को इंटुबेट कर रहे थे उस समय पे दी जाने वाली ड्रग्स, यहां तक कि इनहेलेशन एजेंट यानी सांस के द्वारा जो गैसेस दी जाती हैं उनके थ्रू भी ये एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस हो सकती है। तो कभी भी ऐसी रिएक्शन जब होती है तो उसके ना बहुत सीवियर इफेक्ट होते हैं, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक टेक्नीशियन को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। द मोस्ट कॉमन cause of anaphylaxis is muscle relaxant 60 to 70% and antibiotics is 8 to 10%. Among muscle relaxant maximum is with रोक्रेनियम। ऐसा माना जाता है कि रोक्रेनियम से भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कार्डियोवास्कुलर साइंस टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, रैश, लेरिंगोस्पाज एंड ब्रोंकियोस्पाज। इस तरह की अगर आपको कोई भी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया सिम्टम्स में चेंजेस दिखाई देते हैं, सडन हाइपोटेंशन हो जाना या लेरिंगोस्पाज या ब्रोंकोस्पाज हो जाना, ये सब चीजें अगर उस टाइम पे होती हैं तो समझ जाना चाहिए कि किसी भी ड्रग्स की वजह से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। उस टाइम पे आपको देखने
देख के समझ में आ जाएगा कि इसको कोई ना कोई ड्रग रिएक्शन हुई है। ड्रग देने के साथ ही अचानक से हो जाएगी ये सब चीजें, तो आप समझ जाओगे एनेस्थेटिक के साथ जब काम करोगे मिलके कि इसको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुई है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेंटेन ऑफ एयरवे इफ लेरेंजियल एडिमा और ब्रोंकियोस्पाज्म डेवलप। एयरवे को मेंटेन करना है। एड्रेनलिन इज द मोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग, यानी कि जो एड्रेनलिन आता है 0.5 mg इससे 1 mg जो डोज है इसकी, आपको उस एड्रेनलिन के एम्पूल को यूज करना है। आप उसको इंट्रा यानी कि 1:1000 उसको IM और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हो। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो आपको एक एम्पूल को 10,000 की पोटेंसी में डाइल्यूट करना है। यानी कि मैंने तो ऑलमोस्ट हमने जब भी इसको यूज किया है, एक एम्पूल को हमने 20 ml में डाइल्यूट किया है, और 20 ml में डाइल्यूट करने के बाद 1 ml के हिसाब से हमने उसको पेशेंट को दिया है। जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन में सुधार होता जाता है वैसे ही दवाई की पोटेंसी कम करते जाते हैं। और कभी कभी हमने इस ड्रग्स को अगर एनाफिलेक्सिस रिएक्शन में यूज भी किया है तो 1 एम्पूल को हमने 10 ml में डाइल्यूट करके भी दिया है अपने एनेस्थेटिक के साथ, जो बहुत ज्यादा ओल्ड थे जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैन बी गिवन बाय IV रूट डोज ऑफ 1 माइक्रोग्राम, यानी कि आप डाइल्यूट कर लीजिए 1 माइक्रोग्राम आप IV के हिसाब से इसे पर केजी दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 mg। 50 to 100 mcg फॉर एडल्ट, ये आप जो ड्रग है उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद इफ IV रूट नॉट एसेस देन इट कैन बी गिवन थ्रू इंट्राट्रेकियल, यानी कि अगर आप IV लाइन से नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश पेशेंट को कैनुला नहीं लगा है, आप वहां पेशेंट को पोस्ट ऑफ में या प्री ऑफ में या कहीं और पे किसी समय में ड्रग दे रहे थे, या आप इस समय पे पेशेंट को जो यूज कर रहे हो उस समय OT में उसकी IV लाइन बंद हो गई है, तब आप इसको इंट्राट्रेकियल भी दे सकते हैं। स्टीरॉइड भी उस समय पे यूज करना चाहिए, और इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन भी देना चाहिए। एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस का ट्रीटमेंट बहुत समझदारी के साथ उचित समय पे करना चाहिए ताकि मरीज की जान को बचाया जा सके। जो एड्रेनलिन है वही एक ऐसी ड्रग है जो उस समय पे आपको बचा सकती है, तो इस ड्रग को प्रिकॉशंस के साथ एनेस्थेटिक के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए। जिस हिसाब से एनेस्थेटिक इसके डोज बनाने के लिए बोलते हैं, आपको उसी हिसाब से इसको डाइल्यूट करना है। इसके बाद बात की जाएगी IV कैनुला के बारे में। इसके बारे में जस्ट यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा एज ए नोट्स, क्योंकि इसके बारे में पहले भी कई वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको और वीडियो देखकर मेरी नॉलेज मिल जाएगी। व्हाट इज IV कैनुला? वेन फ्लो, इट इज एन स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टेड इनटू ए वेन यूजुअली इन योर हैंड और आर्म। ये प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसको वेन के अंदर डाला जाता है हाथ या बाजू में। इट इज ए टेक्निक इन विच ए कैनुला इज प्लेस्ड इनसाइड ए वेन टू प्रोवाइड वेन एसेस। ये हम जो कैनुला डालते हैं इसलिए डाला जाता है ताकि हमें वेन का एसेस प्राप्त हो सके। यानी कि किस लिए? जैसे कि हमें ब्लड का कोई सैंपल लेना है, या हमें कोई इसेंशियल प्रोडक्ट्स, ब्लड के प्रोडक्ट्स इमरजेंसी में आपको देने हैं मरीज को, या हमें कोई मरीज को फ्लूइड देना है या कीमोथेरेपी देनी है। ब्लड प्रोडक्ट्स में FFP, प्लेटलेट्स, ब्लड, ये सब चीजें आती हैं। अगर इन चीजों को मरीज को देना है तो हम उसके लिए कैनुला डालते हैं। व्हाट इज IV कैनुला साइज? द मोस्ट कॉमन साइज रेंज फ्रॉम 14 to 20, यानी 14 से 22 के कैनुला साइजेस के आते हैं। द हायर गेज नंबर द स्मॉलर द कैनुला साइज, जितना नंबर ज्यादा हायर गेज होगा कैनुला का साइज उतना ही छोटा होगा। वाई IV यूज्ड इन हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल के अंदर IV कैनुला क्यों यूज किया जाता है? टू प्रिवेंट और ट्रीट डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए और किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट देने के लिए हमें जो मेडिकेशन इंट्रावीनस देनी होती है उनके लिए हमें IV लाइन डालनी होती है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द कैनुला? कैनुला के कलर कोड क्या होते हैं? ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे नर्सिंग है, चाहे टेक्नीशियन है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, उनको कलर कोड से ही पता लग जाता है कि इस कैनुला का साइज कितना है। और इसके बारे में मोस्टली हर किसी पैरामेडिक स्टाफ को पता ही होना चाहिए, कि ताकि आप कलर कोड देख के पहचान जाओ कि इस कैनुला का साइज कितना है। ये है कैनुला नंबर 14,
इसका कलर कोड जो है वो ऑरेंज होता है और 270 ml फ्लूइड पर मिनट कैन बी गिवन। इसके द्वारा 270 ml फ्लूइड किसी भी पेशेंट को 1 मिनट में दिया जा सकता है। जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इन डायग्राम्स के अंदर आपको कैनुला के जो पार्ट्स होते हैं वो भी इजीली दिखाई दे रहे होंगे। फ्लैश चैम्बर कहाँ पे है, लीवर लॉक पुलिंग कहाँ पे है, निडल ग्रिड कहाँ है, इंजेक्शन पोर्ट कहाँ पे है, कैथेटर हब विद बिंग्स कहाँ है, इसकी ब्लीसिंग्स कहाँ है, निडल का पॉइंट्स, ये सब चीजें आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। इन्हें देख के आप समझ सकते हैं कि कैनुला के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा 14 नंबर का कैनुला है उसका कलर होता है ऑरेंज। इसके बाद आता है अपना कैनुला नंबर 16। द कलर कोड ऑफ द कैनुला इज ग्रे कलर। 236 ml फ्लूइड कैन बी गिवन इन पर मिनट। 236 ml फ्लूइड 1 मिनट में हम इसके द्वारा दे सकते हैं। और इस कैनुला का जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसके साथ भी मैंने इमेज दी हुई है कैनुला के पार्ट्स के लिए ताकि आप इजीली समझ सकें। हमारे पास दो कैनुला हो गए, 14 नंबर का कैनुला और 16 नंबर का कैनुला। 14 नंबर से 270 ml फ्लूइड देते हैं और 16 नंबर से 236 ml फ्लूइड 1 मिनट में हम किसी भी पेशेंट को अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं। और यहाँ पे 14 और 16 नंबर का कैनुला जो होता है वो ब्लड प्रोडक्ट देने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कि ब्लड देने के लिए तो ये कैनुला सबसे अच्छे हैं क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती 14 और 16 नंबर के कैनुला से किसी भी पेशेंट को ब्लड देने में। इसके बाद आता है हमारा कैनुला नंबर 18 जिसका कलर होता है ग्रीन और जिससे हम 80 ml फ्लूइड पर मिनट किसी भी पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। देखिए इस कैनुला के बारे में हमें इतना ही समझना जरूरी है कि इनका कलर कोड क्या होता है, कौन से नंबर का क्या कलर कोड है और कितना फ्लूइड इससे हम दे सकते हैं। बस इंटरव्यू में इससे ज्यादा चीजें कोई नहीं पूछता है, बस इतना पूछ लेते हैं 18 नंबर के कैनुला से हम 1 मिनट में कितना फ्लूइड दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 80 ml फ्लूइड हम 1 मिनट में ग्रीन कलर के कैनुला से दे सकते हैं। अगर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रीन कलर के कैनुला का नंबर कितना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सर 18 नंबर का कैनुला होता है। तो इसीलिए कलर कोड को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिससे आप इजीली किसी के भी सवालों का जवाब दे सकते हो। इसके बाद बात करेंगे अपना 20 नंबर का कैनुला। जो 20 नंबर का कैनुला है वो पिंक कलर का होता है और इससे 1 मिनट में हम 1 मिनट में 54 ml फ्लूइड पर मिनट दे सकते हैं। यानी कि 54 ml फ्लूइड इससे 1 मिनट में दिया जा सकता है। ये अपना 20 नंबर का कैनुला है जिसका कलर है पिंक। देखिए हर कैनुला का डिफरेंट डिफरेंट कलर है और उसको हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि ये हमें डेली डेली रूटीन में किसी ना किसी पेशेंट को यूज करने ही करने हैं, इसीलिए इनके बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अपने पास आते हैं कैनुला नंबर 24 और कैनुला नंबर 22। जो कैनुला नंबर 22 है वो ब्लू कलर का होता है जिसके द्वारा हम 1 मिनट में 31 ml फ्लूइड दे सकते हैं। दूसरा जो कैनुला है हमारे पास वो है 24 गेज का जिसका कलर येलो होता है। इसके द्वारा हम 14 ml फ्लूइड पर मिनट में दे सकते हैं। देखिए कैनुला का साइज बढ़ गया है तो कैनुला के द्वारा जो हम फ्लूइड देते हैं उसकी मात्रा घट गई है। जिस कैनुला का जितना नंबर कम है, जैसे 14 नंबर का 270 ml है और 24 नंबर का उससे 119 ml यानी उससे 19 ml फ्लूइड दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा कैनुला का साइज है उतना उसका फ्लूइड देने की क्षमता है वो कम है और जितना कैनुला का साइज कम है उतना उसका फ्लूइड देने की क्षमता ज्यादा है। यानी कि उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो उतना ही ज्यादा है। तो अब आपको यहाँ पे कलर कोड के साथ समझ में आ गया होगा कौन सा पेशेंट कैनुला किस नंबर का है। यहाँ पर एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप कैनुला के कलर कोड याद कर सकते हो। ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर प्रोग्नेसी। हे महान ईश्वर कृपा अपनी संतान को आशीर्वाद दें। तो इससे आपको दिखाई देगा O फॉर ऑरेंज, G फॉर ग्रीन, ग्रे, G फॉर ग्रीन, P फॉर पिंक, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो और P फॉर पर्पल और वायलेट। ठीक है, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा अगर आप भूल भी जाते हो स्टार्टिंग में तो इसके थ्रू आप उस कैनुला के कलर कोड को याद कर सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक है। एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ द कैनुला 14 गेज के कैनुला का एक्सटर्नल डायामीटर है 2 mm, 16 गेज का 1.6 mm, 18 गेज का 1.2 mm, 20 गेज का 1.0 mm और 22 गेज का 0.8 mm और 24 गेज का 0.7 mm। ये टोटली यहाँ पे इनके डायमीटर दिए हुए हैं।
How to insert a cannula to a patient. Inserting a cannula into a patient requires careful steps to ensure proper placement and minimize discomfort. Follow the general steps. First is the preparation. Cannula, sterile gloves, antiseptic solutions, adhesive dressings and NS Dynaplast. Wash your hand and put a gloves. ये प्रिपरेशन के साथ साथ में हमें हमेशा ग्लव्स पहनना है और अपने हैंड क्लीन करने हैं, और ये सामान हमें कैनुला डालने के लिए चाहिए। स्टाइल ग्लव्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होने चाहिए, एडेसिव ड्रेसिंग टेप होनी चाहिए, डायनाप्लास्ट होना चाहिए, और प्रॉपर कैनुला जिस साइज का उस वेन में जा सकता है वो हमारे पास होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं पेशेंट असेसमेंट। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड इंश्योर दे आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। असेस द पेशेंट वेन। पेशेंट को पहले प्रोसीजर के बारे में बताना है। मैम या सर, हम आपको कैनुला डालने जा रहे हैं, आपको इसमें थोड़ा सा दर्द हो सकता है, इसलिए आपको हाथ को खींचना नहीं है और आपको पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाना है जिससे आप इजीली कैनुला डाल सकें। और जब ये सब चीजें आप कर लेते हैं तो फिर आप कैनुला डालने के लिए रेडी हैं। उसके बाद आता है वेन सिलेक्शन। चूज ए सुटेबल वेन, यूजुअली इन द फोरआर्म और बैक ऑफ द हैंड्स। अवॉइड एरियाज विद स्केयरिंग ऑफ जॉइंट्स। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जब वेन को हम चूज करते हैं तो हमें जॉइंट्स को अवॉइड करना होता है, और ऐसी स्केरिंग वाली साइड, यानी स्केरिंग का मतलब जो स्कार बन जाते हैं, स्कारिंग, जैसे जला हुआ है कोई पेशेंट है तो उसके वहां पे स्कार वाले पॉइंट पे नहीं लगाना चाहिए। तो हमें हमेशा सुटेबल और फोर आर्म या बैक ऑफ द हैंड कैनुला डालना चाहिए, ताकि उससे पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और वो पोजिशनल भी नहीं होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा क्लीनिंग द साइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीनिंग करने से ही आप पेशेंट के जो इन्फेक्शन रेट को ना मिनिमाइज कर सकते हो। क्लीन द एरिया विद एंटीसेप्टिक यूजिंग ए सर्कुलर मोशन, स्ट्रेटिंग फ्रॉम द सेंटर एंड मूविंग आउटवर्ड। अलाउ द एरिया टू एयर ड्राई और यूज स्टेराइल गॉज टू ड्राई इट। यानी कि हमें अंदर की तरफ से क्लीन करते हुए बाहर की तरफ आना है और बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाना है। और स्टेराइल गॉज पीस को अगर एक बार हम अंदर से बाहर की तरफ ले आए हैं तो दोबारा उसको अंदर ले जाके यूज नहीं करना है, और फिर उसको बाद में ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हमें उस पर दोबारा वेन को फील नहीं करना है, वेन को एक बार पहले फील कर लेना है और वेन को बना लेना है। उसके बाद दोबारा से हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, बार बार वेन को फील नहीं करना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है एनेस्थीसिया। ये सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मेरे को, क्योंकि जो हमारा टॉपिकल एनेस्थीसिया आता है उसको आप स्प्रे करके अगर कैनुला लगाते हैं तो पेशेंट को कम पेन होता है, यानी कि सेंसेशन होती नहीं है। अप्लाई ए टॉपिकल एनेस्थीसिया क्रीम और स्प्रे। इफ द पेशेंट सेंसिटिव टू पेन, अलाउ टाइम फॉर द एनेस्थीसिया टू टेक इफेक्ट। यानी कि वो क्रीम और स्प्रे हम लगा सकते हैं। जो पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, फिर उसके बाद जब वो मेडिसिन अपना काम कर देती है तो फिर हम कैनुला इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपना कैनुला इंसर्शन के बारे में। ये तो सबको ही पता है। होल्ड द कैनुला 15 to 30 degree angle to the skin. Stabilize the vein by pulling the skin below the incision site. Insert the cannula smoothly into the vein with a flashback of blood is observed in the flashback chamber. ये सबसे अच्छा लगता है जब कैनुला डालते हैं, जब उसके चैम्बर में ब्लड आता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कैनुला लग गया। उसके बाद अगला पॉइंट है रिमूविंग द नीडल। once the cannula is securing in place, retract the needle slowly and push plastic cannula forward and applying pressure to the surrounding skin to prevent blood leakage. ये आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, हाउ टू इंसर्ट ए कैनुला। वहां पे मैंने अच्छी तरह करके दिखाया है, 25 डिग्री के एंगल पे कैनुला डाला है और कैसे मैंने कैनुला को होल्ड किया और कैसे फिर मैंने उसको अंदर इंसर्ट किया है। उसके बाद बात करेंगे कनेक्टिंग ट्यूबिंग्स एंड फ्लशिंग। Connecting the cannula to the tube for IV administration. Flush the cannula with the saline. कैनुला डालने के बाद में उसको आप IV सलाइन से फ्लश करिए और आपने जो फ्लूइड बना के रखा है उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी याद रखना है, बट ये कुछ कॉमन पॉइंट ऐसे हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से उसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्रेसिंग एंड सिक्योरिंग। अप्लाइंग द एडहेसिव टेप ओवर द कैनुला साइड टू सिक्योर इट। उसके बाद मॉनिटरिंग।
मॉनिटर द पेशेंट फॉर बाय एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज स्वेलिंग, पेन एंड इन्फिल्ट्रेशन। यानी कि आपने जब टेप लगा दी, फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको देखना है कि आपके पेशेंट को फ्लूइड चलते वक्त कोई स्वेलिंग, कोई पेन या कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा। उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट आता है, पेशेंट एजुकेशन। अब आपको, आपने सारा काम करके इतनी मेहनत कर ली, इसके बाद में आपको मरीज को बताना है कि आपको जो हमने कैनुला डाला है, आप इस कैनुला साइट को ना तो हिलाएं, ना किसी चीज से गीला करें, और ना इस हाथ को आप मोड़ें, यानी कि एक्सेसिव मूवमेंट ना करें। यानी प्रोवाइड द पेशेंट विद इंस्ट्रक्शन ऑन केयरिंग फॉर द कैनुला साइट, कीप इट ड्राई एंड अवॉइड एक्सेसिव मूवमेंट। उसको केयर करनी है अपनी कैनुला की, एक्सेसिव मूवमेंट नहीं करनी है, छेड़ाखानी नहीं करनी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा और बेहतरीन कैनुला पेशेंट को डाल सकते हैं। थैंक यू।